नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी NCERT क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में। पूरे आवेश को अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान है, यानी बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है और कितना बल लगता है। ठीक है, आज हम उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिएगा समझते हैं जल्दी से। आइएगा बोर्ड पे। तो ठीक है, देखिए क्या होता है कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल, या आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, जो बल है यानी F, ठीक है, उन दोनों आवेशों की मात्रा के क्या होता है बच्चों, गुणनफल के। जैसे हमने दो आवेश ये है, एक आवेश ये है, तो ठीक है, इन दोनों की आवेश की मात्रा ली हमने, इसका Q1 इसकी Q2, इन दोनों की कर ली, गुणा कर ली। उसके तो बच्चे होता है ये क्या, अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है बच्चों, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये क्या होता है बच्चों, इसकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये उल्टा होता है इसका रिलेशन। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा रिलेशन, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों कूलाम का नियम। तो ये आपको बच्चों क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम में बल का जो फॉर्मूला आता है, अब उसका अच्छे से हम डेरिवेशन करते हैं। समझिएगा अच्छे तरीके से। ये तो था कूलाम के नियम की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे अभी हमने बोला डेफिनेशन में कि दो स्थिर बिंदु आवेश, तो बच्चों हम स्थिर बिंदु आवेश तो Q1 है और एक है हमारा Q2, और इनके बीच की दूरी बच्चों स्मॉल r है। ठीक है, तो ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, अब वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। बल को हम लिखते हैं किससे बच्चों, कैपिटल F से लिख दिया। इनके बीच लगने वाला जो बल है, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, एक मिला लेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाने पे चाहे आप लिख सकते हैं क्या, दोनों को मिलाने पर। तो जैसे मिलाएंगे तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, Q1 गुणा Q2 बटे स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ये बच्चों आगे करेंगे इसको हम, तो जैसे ही ये चिन्ह हटता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का, तो बच्चों एक यहाँ पे एक नियतांक रख लेते हैं, कोई ना कोई एक नियतांक आता है। ठीक है, अभी तो हम इसको जो है नियतांक के रूप में कुछ भी मान सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस नियतांक की वैल्यू होती है, हमने स्मॉल a मान लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया Q1, कितना आया Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, r स्क्वायर। अब क्या रखेंगे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे, देखो आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे। ठीक है, कि जहां क्या, जहां बच्चों जो a है, a क्या है बच्चों, a है हमारा कितना, 1/4, या इसको कह सकते हैं कि बच्चों a क्या है, एक क्या है बच्चों, एक नियतांक है। a क्या है बच्चों, एक नियतांक है। ठीक है, और a बराबर कितना होता है, ये नियतांक सबको पता होगा बच्चों, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है a का मान। ठीक है, और इसकी एक बच्चों फिक्स वैल्यू भी होती है, कितनी, क्योंकि एक नियतांक है, नियतांक की हमेशा फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, इसका मात्रक अगर लिखें तो हम कितना हो सकता है बच्चों, वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा जो नियतांक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जैसे ही हम यहाँ रखते हैं बच्चों, तो अतः करके, ठीक है, अतः करके लिख लेंगे, तो F बराबर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r
स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों कूलॉम का नियम, ठीक है, यानी स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे जो है देखिएगा, इसमें अगर ये बच्चों इनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो ठीक है, उसका होता है परावैद्युतांक। तो उस फॉर्मूले को हम आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K से लिखते हैं परावैद्युतांक को Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे में बच्चों K क्या है, K है बच्चों परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। अगर हम इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो तभी हम क्या लगाते हैं बच्चों, यहाँ K लगाते हैं, इसके अलावा हम K नहीं लगाते, यही फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा बच्चों आपको कूलॉम का नियम। तो बच्चों आगे हम इनके बारे में जो जो हम इसमें आया है निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों आगे हम समझते हैं जल्दी से। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान याद रखना है, इसका मात्रक और इसकी सीमा, बस इसमें इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका बच्चों एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसका जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो बीमा होती है बच्चों वो कितनी होती है m-1 m-1 A2 L-2 और T-4। ये हमारी क्या होती है बच्चों, इसकी बीमा होती है। बस इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों क्या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ तो बच्चों ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिसमें हमारा विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे परावैद्युत पदार्थ। और इन्हीं पदार्थों का बच्चा होता है, परावैद्युत पदार्थों का ही होता है बच्चों परावैद्युतांक। तो देखो परावैद्युतांक, अब हम थोड़ा सा परावैद्युतांक आ जाता है कभी कभी, तो परावैद्युतांक, ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे एक बार। किसके बारे में, परावैद्युतांक के बारे में, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ परावैद्युतांक क्या होता है। तो बच्चों परावैद्युतांक को एक तो हम कैपिटल कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसको। तो बच्चों किसी भी वस्तु की जो होता है बच्चों वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहेंगे, किसी वस्तु की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का क्या कहलाता है बच्चों, परावैद्युतांक कहलाता है। इसका ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है बच्चों, एप्सिलॉन क्या है, किसी भी यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वस्तु की वैद्युतशीलता, वस्तु कह दो या पदार्थ कह दो, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो ये हमने, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बच्चों क्या याद रखनी है, तो बच्चों इनके जो मान होते हैं ना, के का जो मान होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 किसके लिए बच्चों, वायु के लिए, वायु भी कह सकते हैं, या फिर इसको बच्चों हम निर्वात के लिए भी, दोनों के लिए सेम होता है इसका मान। तो वायु या फिर निर्वात के लिए बच्चों के का जो मान होता है वो कितना होता है 1। दूसरा अगर बात करें हम, तो बच्चों जल के लिए, जल के लिए जो के का मान होता है बच्चों वो कितना होता है 81। और बच्चों अगला, ठीक है, किसके लिए, अगर हम कोई धातु रख, ठीक है, धातु हो, तो धातु के लिए बच्चों क्या, धातु के लिए जो के का मान होता है बच्चों वो क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये नोट पॉइंट में लिख सकते हैं आप। एक चीज और नोट पॉइंट कर लीजिएगा बच्चों कि जो के का मान होता है, के का मान, के का जो मान होता है बच्चों, के का मान कभी भी जो है बच्चों 1 से अधिक ही होता है, ठीक है। के का मान क्या होता है बच्चों, 1 से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, यानी विद्युत के चारों ओर का क्षेत्र। जैसे आपको, आप अपने घर पर रहते हैं तो आपका घर के चारों तरफ का जो भी क्षेत्र है, आप जहां तक रह सकते हैं वो आपका क्षेत्र है, किसी गांव का क्षेत्र है। वैसे ही बच्चों विद्युत का भी क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। और विद्युत को हम किससे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, आवेश के रूप में, ठीक है।
हम आवेश के रूप में, यानी कि कह सकते हैं बच्चों कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है, अब वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने आपको बताया था अगर क्या होगा बच्चों, अगर दूसरा आवेश भी कैसा होगा, प्लस का होगा, तो ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और दूसरा आवेश बच्चों अगर जो है माइनस का होगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ये आकर्षण का बल लगाएगा। तो कह सकते हैं बच्चों किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अन्य आवेश पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करता है या लगाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों अब आगे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डाल लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि यहाँ पे इस बिंदु पर रखा हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये क्या है हमारे, हमने इसको मान लिया वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने मान लिया बच्चों वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं, और ये क्या होगा, बल। अगर हम बच्चों ये क्या हमने बोला एकांक धन परीक्षण आवेश, अगर हम इसको, एकांक का मतलब होता है बच्चों वन, अगर वन रखेंगे तो एक प्रकार से जो ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने बोला कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बच्चों ई, इसको हम ई से लिखते हैं, इससे लिखते हैं ई से। और इसकी जो बच्चों दिशा होती है, क्या होती है, दिशा। ठीक है, अगर बच्चों आवेश हमारा कैसा है, धनावेश है, ठीक है, तो जो बच्चों अगर बल की दिशा इस साइड है, अगर हमारे पास लगने वाले जो बल है, अगर बल की दिशा इधर है, ठीक है, धनावेश पर, तो बच्चों ई की दिशा भी उसी साइड होती है। ठीक है, यानी एक प्रकार से कहें तो बल की ही दिशा में ई की दिशा होती है, किस पर, धनावेश पर। अगर बच्चों हमारा कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, तो तब बच्चों ई की दिशा कैसे होती है, अगर बल पर बच्चों हमारी जो है इस साइड में दिशा है, ठीक है, बल इस साइड में लग रहा है, तो बच्चों ई की दिशा जो होगी बच्चों वो इसके विपरीत होती है, यानी कि उल्टी दिशा में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, देखिएगा ऊपर क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। नीचे क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है, कूलाम। तो इसका बच्चों मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आवेश को लिख लेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, और ये ठीक है, अच्छे से दिशा के बारे में भी। और इसकी अगर बीमा की बात करें बच्चों, तो बीमा किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, बीमा, तो बीमा को बच्चों एक तो बड़े हम क्या ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बीमा होती है बच्चों इसकी एम एल ए माइनस वन और टी माइनस थ्री। तो इस तरीके से ये बच्चों हमारी क्या होगी, इसकी बीमा होगी। तो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला, और यहाँ से हमारा इसका मात्रक, ये आपको याद रखना, और थोड़ा सा आपको दिशाओं के बारे में भी अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आगे वैद्युत बल के बारे में। तो एक वैद्युत बल का नॉर्मल सा देखो, अभी मैं आपको बता दूं वैद्युत बल का ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना। तो यही होता है बच्चों वैद्युत बल का, इसको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो देखिएगा वैद्युत बल जो है बच्चों क्या जगह F बराबर E इंटू क्यू जीरो के रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक अभी हमने वैद्युत बल का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने किसमें, कूलाम के नियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये दोनों ही वैद्युत बल के क्या है बच्चों, फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, वैद्युत बल क्या होती हैं। ठीक है,
अगर बच्चों हम जो है किसी धन परीक्षण आवेश को, हमने ले लिया एक धन परीक्षण आवेश, और हम बच्चों इसको किसके अंदर छोड़ दें, किसके अंदर छोड़ दें बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के अंदर छोड़ दें। किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। मैंने मान लिया कि ये जो हमारा पूरा क्या है, कि यहाँ पे वैद्युत का प्रभाव है, यानी वैद्युत क्षेत्र है, तो मैंने इसको जो है इसको इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, छोड़ दिया, स्वतंत्रता पूर्वक से मैंने इसको छोड़ दिया। तो जैसे ही ये बच्चों यहाँ पर आएगा तो क्या काम करेगा, एक जगह नहीं ठहरेगा, हो सकता है इधर भागे, इधर भागे, इधर चला जाए, इधर चला जाए, कहीं भी जा सकता है किसी भी दिशा में। ठीक है, तो ये बच्चों ये जिन जिन रास्तों पे जाएगा, ठीक है, जिन जिन रास्तों पे ये जाएगा या पथों पे चलेगा, ठीक है, उन पथों की संख्या को ही, ठीक है, या उन पथों के या उन रास्तों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए तो यह जिन रास्तों का अनुसरण करता है, जिन रास्तों पर चलता है, वही क्या, उन रास्तों की संख्या ही क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो एक बार और फिर से समझिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उन मार्ग की संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के बच्चों हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्या होते हैं बच्चों, गुण होते हैं जो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। और वैद्युत बल रेखाओं कभी कभी बच्चों ये थोड़ा सा आ भी जाता है, ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, हल्का सा आए हो, थोड़ा सा पढ़ना है आपको। तो वैद्युत बल रेखाओं के बच्चों कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, नंबर 1 बच्चों, वो क्या होती है बच्चों, वो खुले वक्र के रूप में चलती है। कैसे रूप में चलती है, वो खुले वक्र के रूप में चलती है। ठीक है, खुले वक्र के रूप में चलती है। ये पहला पॉइंट था, वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती है, हमारे खुले वक्र के रूप में चलती है। दूसरा, अगर बच्चों कोई हमारा कैसा आवेश हो, धनावेश हो, ठीक है, तो धनावेश पर बच्चों क्या होगा, देखो मैं आपको इधर बताता हूँ कि धनावेश होता है, तो धनावेश पर जो बच्चों वैद्युत बल रेखाएं होती है, उनकी जो दिशा होती है वो कहाँ से होती है बच्चों, हमारी अंदर से बाहर की ओर, अंदर से कहाँ की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, ये चित्र भी बना सकते हैं आप। ठीक है, धनावेश पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होती है, धना अंदर से बाहर की ओर। अगर बात करें तीसरा बच्चों, कौन सा आवेश हो, अगर ये हमारा हो जाए कौन सा, ऋणावेश। ठीक है, कौन सा हो जाए, ऋणावेश, यानी कि माइनस वाला। तो इन पर बच्चों वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो कहाँ से होती है बच्चों, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, और तीसरा और अगला पॉइंट जो था, अगर बच्चों दोनों आवेश हमारे बराबर में रख दिए जाए, दो विपरीत प्रकृति के आवेश पास पास रखे हो, जैसे कि मैं बात करूं कैसे, एक प्लस का मैंने आवेश ही रख दिया और एक बच्चों मैंने क्या रख दिया, एक माइनस का आवेश रख दिया, तो तब वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी बच्चों किधर से होगी, तब होगी बच्चों वो धनावेश से ऋणावेश की ओर। इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है बच्चों, दिशा होती है। ठीक है, इस टाइप से वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है बच्चों, दिशा होती है। ऐसे करके इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर से होती है बच्चों, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। एक और लिख लीजिएगा, एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि कभी भी जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को नहीं काटती है। 5वें पॉइंट में लिखिएगा कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो ये पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा है, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये काफी इंपोर्टेंट है भाई, हर बार आता है ज्यादातर एग्जाम में, तो इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमारी का, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। वैद्युत, छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों कि वैद्युत ध्रुव क्या है, जिसमें क्या हो बच्चों, दो ध्रुव हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से द्विध्रुव कहलाता है। किंतु किसका द्विध्रुव, वैद्युत का। वैद्युत में बच्चों अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे आवेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो हम इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा एक बना देता हूँ। क्या, एक हमारे पास एक आवेश प्लस का है और एक क्या बच्चों, माइनस का आवेश है। ठीक है, इनके बीच की हम कुछ दूरी लेते हैं, ये वैद्युत। ठीक है, इन दो आवेश हो गए।
इनके बीच की हमने दूरी मानते हैं, यहाँ पे बहुत सूक्ष्म दूरी मानते हैं जिसको हम 2L के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक आवेश हमारा हो गया भाई प्लस का Q और एक हो गया माइनस का Q, तो दो आवेश हो गए हमारे पास। ठीक है, और दोनों ये बच्चों बराबर होते हैं, बस प्रकृति में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। तो अब हम लिखेंगे बच्चों वैद्युत ध्रुव की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों अलग अलग, एक प्लस का एक माइनस का, किंतु बराबर कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और ये सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। तो ऐसे पूरे निकाय को, ऐसे पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं वैद्युत द्विध्रुव के। तो वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल HCl होता है जो हमारे, ठीक है, और NaCl होता है बच्चों। ठीक है, और AgBr होता है बच्चों, और हमारे पास CH4 भी एक तरीके से वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। और बच्चों हमारा क्या होता है, जल भी क्या बनाता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का ये बनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये काफी इंपोर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, जैसे कि बच्चों ये हमारा क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, दो अलग अलग आवेशों का है किंतु विपरीत है, और ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि इनमें से कोई भी हम क्या लेंगे बच्चों, एक तो लेंगे आवेश, और इन आवेशों के बीच की क्या लेंगे, दूरी। तो एक कोई आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही बच्चों हम बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और इसको हम बच्चों लिखते हैं कैसे, कैपिटल P से। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, कि वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक कितना होता है बच्चों, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और बच्चों ये क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक बच्चों, या फिर लंबाई कह सकते हैं, क्या होता है बच्चों, मीटर। तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अगर हम इसकी बीमा की बात करें बच्चों, तो बीमा क्या होती है इसकी, कूलाम यानी कि आवेश की बीमा क्या होती है बच्चों, AT, और मीटर की क्या होती है, L। इस तरीके से तो पूरी इसकी बीमा क्या बन जाएगी, हम इसको अच्छे से लिख लेंगे, है ना, ALT, ये बड़े ब्रैकेट में हमने लिख दी। तो ये हो गया बच्चों इसकी बीमा। अब एक चीज और लिख लीजिएगा बच्चों, इसका क्या लिख लीजिएगा, कि इसका बच्चों नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसी राशि है बच्चों, ये क्या है बच्चों, सदिश राशि। कैसी राशि बच्चों, कैसी राशि है, सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है बच्चों, इसकी जो दिशा होती है बच्चों, वो द्विध्रुव की अक्ष की दिशा के अनुदिश होती है। और बच्चों किधर से किधर की होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, अगर इसकी दिशा की बात करें हम बच्चों, किसकी बात करें दिशा की, तो वो होती है बच्चों किसके, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। ठीक है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, और किधर से किधर की ओर होती है बच्चों, वो होती है हमारे पास बच्चों ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, ये पूरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इस तरीके से बच्चों अधिकतर हमारी चैप्टर की डेफिनेशन पूरी हो जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। जो इस तरीके से हमने आपको ये पूरा अच्छे से कवर करा। अगर बच्चों आपको तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया कर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। जहाँ भी आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। तो समाज, धन्यवाद।